जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। आप सभी को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस महीने ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का बदलाव, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके ऊपर किस प्रभाव से परिवर्तन लाएगा या किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। गोचर को चंद्रमा से देखने के लिए वरीयता शास्त्रों में दी गई है। अब यह स्थिति आपके जीवन में कैसी रहेगी, उसके बारे में हम करने वाले हैं विस्तृत रूप से चर्चा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है या आपका बोलता नाम मेष राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके सामने स्क्रीन पर ग्रहों की स्थितियों को दिखाया गया है कि जनवरी यानी 1 जनवरी 2022 को ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से हैं। अब ये सभी ग्रह आपको कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि हर ग्रह का कुछ ना कुछ अधिकार आपके जीवन में होता है। सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें कि सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव के मालिक होकर नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसको कहते हैं धन योग। जब बुद्धि स्थान, शिक्षा स्थान, संतान स्थान का मालिक पंचम भाव में यानी त्रिकोण भाव से त्रिकोण भाव में ट्रांजिट करता है तो इसको कहते हैं यह ग्रह आपको धन देने में सक्षम है, विद्या बुद्धि देने में सक्षम है, संतान प्राप्ति करा सकता है, संतान से सहयोग दिला सकता है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन थोड़ा पिता के स्वास्थ्य या पिता के साथ वैचारिक मतभेद के लिए भी जाना जाता है। जब पंचमेश नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हो तो यह लक्ष्मी त्रिकोण भाव में ट्रांजिट होता है, यानी ये धन योग है। सूर्य से संबंधित दशा अगर आपकी चल रही हो तो ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद योग रहने वाला है। सूर्य 16 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे मकर राशि के अंदर, जिसको हम मकर संक्रांत भी कहते हैं। शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश होना मकर संक्रांति का संकेत देता है। यह वर्ष के शुरुआत में ही देखा जाता है। अब आपकी राशि से पंचम के मालिक दशम में चलेंगे, यानी दशम भाव कर्म स्थान। आपके द्वारा की गई पढ़ाई, आपके द्वारा सीखा गया ज्ञान अब कर्म में परिवर्तन होगा और उसका आपको यहाँ लाभ मिलेगा। शनि भी उस दौरान उसी राशि में रहेंगे, यानी सूर्य और शनि मिलकर एक अच्छा धन योग बनाएंगे। मंगल की स्थिति को देखें तो मंगल तो आपकी राशि के मालिक ही हैं और राशि का मालिक अपने से अष्टम में चल रहा है, लेकिन अष्टमेश अष्टम में चल रहा है तो आयु के लिए अच्छा माना जाता है। आने वाली अड़चनों, परेशानी, दुविधाओं को सॉल्व करने में मंगल देव यहाँ सक्षम हैं। मंगल यहाँ केतु के साथ हैं तो उसको कहते हैं कुजवत केतु, यानी केतु के बारे में भी अगर हम बात करें, केतु यहाँ मंगल की राशि के अंदर बैठा है और मंगल के अनुसार ही फल देगा, इसलिए मंगल केतु यहाँ प्रबल हैं, कमजोर नहीं है। मंगल का दृष्टिगत संबंध भी अगर हम देखें तो वो एकादश और दूसरे घर पे ऊपर मंगल की दृष्टि जाती है। चौथी दृष्टि एकादश भाव पे, सप्तम दृष्टि दूसरे घर के ऊपर, यानी मंगल का संबंध धन से है। वहीं राशि का मालिक जब अष्टम में चले तो थोड़ा सा स्ट्रगल कराता है, लेकिन मैं इसको अच्छा ही मानता हूँ। आगामी 16 तारीख को यदि हम देखेंगे तो ग्रहों की स्थितियाँ चेंज होंगी। जैसे मंगल 16 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करेगा और मंगल इस बार अष्टम से निकलकर नवम में आएगा। लग्नेश यानी राशि के मालिक का नवम में जाना राजयोग होता है। अब भाग्य आपका साथ देगा। अब भाग्य के भरोसे आपको आने वाले समय में तरक्की प्राप्त होगी, क्योंकि राशि का मालिक मजबूत है। मंगल की चौथी दृष्टि 12th हाउस पे आएगी तो मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे घर पे आएगी। इसको कहते हैं टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ लेने का योग, यानी मंगल यहाँ एक अच्छे धन योग में होंगे। साथ ही साथ मंगल का संयोग यहाँ बनेगा शुक्र के साथ, तो यह भी अपने आप में एक धन योग की कैटेगरी में ही आता है। इसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन राशि का मालिक बहुत प्रबल अवस्था में महीने के शुरुआत में भी होगा और 16 जनवरी के बाद भी होगा। बुध को मेष राशि के लिए अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपकी राशि से तीसरे और छठे 2 अशुभ स्थान का मालिक है। और कहाँ चल रहा है? राशि से दशम में चल रहा है। दशम भाव में छठे और तीसरे का स्वामी हो तो कार्य क्षेत्र के लिए स्ट्रगल दिखाता है, ट्रैवलिंग्स दिखाता है, अनचाहा खर्च या अनचाही ट्रैवलिंग्स। जो यात्रा आप करना नहीं चाहते हैं या जिस पर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं वहाँ पर यह खर्च कराता है। जब छठे का मालिक दशम में चलता है तो इसको कार्य क्षेत्र के लिए, संघर्ष के लिए भी जाना जाता है।
ये बुध लगभग 14 जनवरी तक भी यहीं रहेंगे और 14 जनवरी के बाद बुध का प्रवेश एकादश भाव में हो जाएगा। ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि जब यह एकादश में प्रवेश करेगा तो एक तो ये लाभ भाव होगा, दूसरा वहाँ धन का कारक बृहस्पति इनका साथ देगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन ज़्यादा जब रहेगा जब ये 14 जनवरी के बाद यहाँ से राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे एकादश भाव में, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। बृहस्पति तो एकादश भाव में अच्छी स्थिति में चल ही रहे हैं और इस बार ये नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, जिसको हम कहेंगे शतभिषा नक्षत्र में इनका गोचर हुआ। शतभिषा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? राहु का, और राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी अब बृहस्पति के धन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु आपकी राशि से दूसरे घर में है। दूसरे घर में राहु है, शुक्र की राशि में है, शुक्र राशि से नवम में चल रहे हैं, अच्छी बात है। उसका मंगल सहयोग करेंगे और बढ़िया हो गया, यानी राहु धन भाव में उच्च के हुए, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में हुए और बृहस्पति एकादश में, यानी राहु और बृहस्पति ने मिलकर एकादश भाव से और धन भाव से संबंध बनाया। इसका मतलब बृहस्पति यहाँ भाग्येश होने के भी फल देंगे, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। लाभ भाव में राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट होने के फल देंगे, इसको कहते हैं अचानक से धन लाभ का योग। तो बृहस्पति की पोजीशन भी यहाँ अपने आप में अच्छी हुई, बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ शुभ हुई और बृहस्पति की प्लेसमेंट और बृहस्पति का नक्षत्र भी यहाँ बहुत शुभ हो गया। वहीं शुक्र की स्थिति को देखिएगा, शुक्र धन भाव और सप्तम के मालिक हैं। लोग इसको कहते हैं कि मेष राशि के लिए शुक्र मार्केश होता है, लेकिन मार्केश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट होना या मार्केश से संबंधित नुकसान होने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब शुक्र यहाँ एक अच्छे भाव में चल रहा, तो ये मार्केश की संज्ञा में नहीं है। आपकी राशि का मालिक मजबूत है, वो मंगल और शुक्र राशि से नवम में मिलकर राजयोग बनाएंगे। इसको कहेंगे कि धन भाव का मालिक नवम भाव में है, तो ये धन के लिए अच्छा हो गया। वहीं सप्तम का मालिक भी नवम में है। सप्तम पद प्राप्ति, पत्नी या पति, सम्मान, यही सप्तम भाव से देखा जाता है और उसका मालिक भाग्य स्थान में चले तो कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष यानी स्त्री या पुरुष के जुड़ने से जीवन में लाभ मिलना। पत्नी मिल गई या पति मिल गया, या जीवन में कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसके आने से आपको लाभ हो गया, उसको भी इस कॉम्बिनेशन से जोड़ सकते हैं। ये भी एक अच्छा ही योग है। शुक्र भले ही वक्री स्थिति में है, लेकिन त्रिकोण में वक्री है, नवम भाव भाग्य स्थान में वक्री है, इसलिए नुकसानदायक नहीं है। शनिदेव को देखिएगा कि शनिदेव तो अच्छे प्रबल अवस्था में है, आपकी राशि से दशम में ही चल रहे हैं। दशमेश का दशम में होना मजबूती देता है। अब शनि कौन है? श्रवण नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र में शनि हो या शनि की राशि में चंद्रमा हो तो क्या होता है? मन को टेंशन देता है। आपकी राशि से चौथे घर का मालिक चंद्रमा है, उसके नक्षत्र में शनि का है, तो क्या होगा? अनचाहा डर या अनचाहा भय देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन मन के अंदर कुछ डर देता है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए ऐसा। लेकिन शनि यहाँ प्रबल हैं, शनि की दूसरी राशि में बृहस्पति हैं, वो भी प्रबल हैं, राशि के मालिक भी प्रबल अवस्था में हैं, शुक्र के साथ राजयोग धन योग में है। या मंगल सूर्य को देखोगे तो सूर्य भी शनि के साथ राजयोग में आ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं और ये पूरे महीने ग्रहों की अवस्था और ग्रहों का जो परिवर्तन है वो राशि से 9वें 10वें और 11वें दूसरे इन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। यानी भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान लगातार ग्रहों के द्वारा परिवर्तित हैं और उनसे स्थित भी हैं, क्योंकि प्लैनेट वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, ये सब आपके फेवर में है। ऐसे में अगर दशा आपको बहुत अच्छी चल रही हो, कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हों, दशा आपको अच्छी चल रही हो, तो समझ लीजिएगा गोचर आपको पूरा सहयोग दे देगा, क्योंकि ये है गोचर। इसको लोग बाग कुछ भी कहें या कितने भी खराब और अच्छे कमेंट करें, लेकिन ये बात तो दिमाग में आपको डालनी पड़ेगी कि भैया ये प्लैनेटरी पोजीशन है, ट्रांजिट है, ये गोचर है, ये आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है कि मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ कह रहे हैं मैं आबाद हो गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेष राशि वाले आबाद और बर्बाद दोनों हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दशाओं में फर्क है, उनकी कुंडली में प्लैनेट की पोजीशंस में फर्क है, तभी उनको उस तरीके से लाभ और नुकसान मिल रहे हैं। मेरा काम होता है आपको गोचर का बताना। पूरी कुंडली का फलित चाहिए तो आपको संपर्क करना पड़ेगा या किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखानी पड़ेगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि जनवरी 2022 का महीना
मेष राशि वालों के लिए कैसा है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तृत रूप से बताया है। ग्रहों की पोजीशन, स्थितियाँ, दृष्टि आपके फेवर में है, ये जो आपको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।